ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 3, CA वीक 13। अच्छा, अभी तक हमने पाइपलाइन को देखा और हमने देखा कि जी हमारे पास कोई इश्यूज आते हैं। अच्छा, सो हमारे पास पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, यानी हमने पाइपलाइन को बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में देख लिया। हमने उसको देखा वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, हमने सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा, कैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन की में पाइपलाइनिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में हमें हेल्प करती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम एक नई डोमेन में आ रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द एफिशिएंट प्रोसेसिंग, और इनको हम कहते हैं वेक्टर प्रोसेसर्स। और वेक्टर प्रोसेसर्स में हमारे पास है वेक्टर प्रोसेसिंग। असल में जो हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं जो हमारे पास हैं, उसमें डाटा डिफरेंटली प्रोसेस होता है, और लेकिन जब हम वेक्टर्स प्रोसेसर की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोसेसर में डाटा जो होता है रिप्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। उसको हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एक इंट्रो दिया हुआ है वेक्टर प्रोसेसिंग के बारे में, जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है, सिस्मिक डेटा एनालिसिस है, यानी जो हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं उसकी एनालिसिस है, मेडिकल डायग्नोसिस जैसे डीएनए वगैरह हम डिटरमिन करते हैं। तो ये हमारे पास ये एक लेंथी कंप्यूटेशन होती है, और जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, हाँ, वो डिफरेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं वो हमारे पास इसलिए इतना अच्छा काम नहीं कर सकते बिकॉज़ वो डिज़ाइन किए जाते हैं एज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हमने सारे तमाम एग्जांपल्स देखी हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करते हैं हमने ये ज़रा देखना है। अच्छा, ये जो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के, जैसे हमने पाइपलाइनिंग के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पाइपलाइनिंग है या पाइपलाइन है, उसमें अगर आप सेम टाइप ऑफ जॉब दें तो वो आइडियली परफॉर्म करते हैं। यानी अगर आपने तमाम डाटा पर सेम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस, सेम हमारे पास जो हम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस उनमें सेम प्रोसेसिंग करनी हो, तो हमारे पास पाइपलाइन बड़ा आइडियली काम करती है। तो दैट इज़ वाई हमारे पास पाइपलाइन और वेक्टर प्रोसेसिंग को आगे हम मर्ज करते हैं। लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देना चाहते हैं हम यहाँ पर सीए में, कि आपके पास वेक्टर ऑपरेशंस होते क्या हैं। वेक्टर ऑपरेशंस बेसिकली हम इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, जैसे हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। फिज़िक्स में हमने देखा था कि हमारे पास वेक्टर्स जो होते हैं, हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शंस भी होती हैं, और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, और जिनकी वैल्यू भी यानी मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमारे पास हम डेटा को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर करते हैं। अब ये नॉर्मल कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है, ये वेक्टर ऑपरेशंस में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एक लूप चलाना चाहते हैं। फोट्रॉन एक लैंग्वेज है, मतलब सिंपल, अगर हम उसको नॉर्मल उसमें भी देखें, तो हमारे पास अगर हम एक लूप चलाना चाहते हैं आई की, 100 से लेकर 100 तक, और हमारे पास सी ऑफ आई, बी ऑफ आई एंड ए ऑफ आई क्या है। हमने ए ऑफ आई यानी ये 100 वैल्यूज़, बी की 100 वैल्यूज़ को ऐड करके सी की उन्हीं वैल्यूज़ में करना है। जैसे A1 B1 को हम C1 में सेव करेंगे, सिमिलरली A2 B2 को हम C2 में, एंड सो ऑन अप टू 100 ये में करेंगे। ठीक हो गया। अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा? सबसे पहले वो रीड ऑफ ए आई करेगा, फिर रीड ऑफ बी आई करेगा, फिर हमारे पास ये ऑपरेशन करेगा, और फिर एवरी टाइम वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और हमारे पास जैसे नॉर्मल कंप्यूटर करते जाते हैं, और फिर हम कंडीशन भी चेक करेंगे कहीं पर ये 100 से एक्सीड तो नहीं हो गए, और फिर हम कंटिन्यू करते जाएंगे, एंड दिस लूप विल कंटिन्यू। लेकिन अगर हमारे पास ये वेक्टर प्रोसेसर काम करेगा तो वेक्टर प्रोसेसिंग में ये चीज़ डिफ़ाइन थोड़ी सी आसानी से हो जाएगी, और हम यहाँ पर करेंगे सिंपली, हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी और हमारा वेक्टर प्रोसेसर, हमने अब डेटा को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, 1 से लेकर 100 तक मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है फ्रॉम 1 टू 100, तो हमने एक डायरेक्शन भी दे दी, तो हमने डेटा को एज अ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ पर हम डेटा को डायरेक्शन यहाँ से दे रहे हैं, तो मतलब वी मे नॉट कॉल इट अ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन हो गई, और हम अब हमारे पास बड़ी आसानी से ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम इसकी मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे, चैप्टर नंबर 9 को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लें, हम चैप्टर नंबर 9 में क्या पढ़ा था, फिर हम चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में हमने ये देखा कि हमारे पास
हम कैसे अपने प्रोसेसर को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग किसी अरिथमेटिक एडिशंस की भी हो सकती है, वो प्रोसेसिंग किसी जॉब की भी हो सकती है, वो प्रोसेसिंग किसी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन की भी हो सकती है। हमने देखा कि हम एक पाइपलाइन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हमारे पास की पॉइंट के हमारे पास सेगमेंट इंडिपेंडेंट है और हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग करता है, उसका जो जॉब होती है, उसका जो टास्क होता है वो उसको परफॉर्म करता है। और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे हमारे पास पाइपलाइन में, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने आज के लेक्चर में देखा। अच्छा, अब यहाँ से हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बात करती है। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस बेसिकली हैं क्या? पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं आपके पास, ये आपके पास बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, इसमें इवन आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस भी आ जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू अ कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल। ठीक है, इनपुट आउटपुट भी हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर ऑक्सिलरी स्टोरेज भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क, यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस, आपके पास डीवीडीज़, ये तमाम भी आपके पास पेरिफेरल आ जाती हैं। और हमारे पास पेरिफेरल जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल की एग्जांपल आपके पास प्रिंटर की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की आपके पास एग्जांपल आपके पुराने हार्ड डिस्क हैं। एसएसडी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर डेटा इलेक्ट्रिकली वहाँ पर स्टोर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, डिवाइसेस दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कनेक्टेड ऑनलाइन। जो हमारे पास डिवाइसेस, ये हाईलाइटेड भी इसलिए हैं कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो, चलें मैं थोड़ा सा आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि नॉर्मल डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, वो कैसे डिज़ाइन होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमने हमारा एक प्रोग्राम है, यूज़र प्रोग्राम है, उसने उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो हमारे पास प्रोसेसर की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा क्या रजिस्टर्स होने चाहिए, डेटा कहाँ पर आएगा, मेमोरी में कैसे आएगा, इंटरप्ट्स कैसे हैंडल होंगे, लूप्स कैसे हैंडल होंगे, बहुत सारी चीज़ें, यानी कॉम्प्रिहेंसिव हमने देखा कि हमारा एक यूज़र प्रोग्राम कैसे क्या होता है, एग्जीक्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने देखा कि ये काम ऑटोमेटिकली कैसे हो जाते हैं, तो फिर हमें समझ आई, हमने चैप्टर नंबर 7 को देखा और हमें समझ आई कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारे पास, वो एक ऐसा यूनिट है जो हमारे पास इन तमाम कामों को मैनेज करता है और हमारे पास ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हैं और अकॉर्डिंग टू द क्लॉक्स वो चीज़ें खुद ब खुद होती जाती हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल यूनिट में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि हर काम को कैसे करना है। और हमारे पास फाइनाइट नंबर्स यानी फ़िक्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं हर काम करने के लिए, जो हमारा प्रोसेसर कैपेबल है काम करने के लिए। फिर चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसर्स हैं, क्योंकि हमें अब तक समझ आ गई थी कि हमारे पास प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसर्स का आर्किटेक्चर को देखा। फिर हमने देखा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास प्रोसीजर्स को, फंक्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है। चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा कि हम कैसे अपने प्रोसेसर को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 11 में आ गए हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम क्या कर ना कर लें, जब तक हमारे पास उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास ना आ जाएं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिससे हम डेटा ले सकते हैं, जिससे हम डेटा दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास स्टोरेज भी होगी, जिसमें हमारे पास मेमोरी भी आएगी। वो कैसे हमारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और वो कैसे हमारे पास काम करते हैं, तो ये हमने देखना होगा। ठीक हो गया। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस को विद एस्की कोड। एस्की टेबल आप यूज़ टू हैं, लेकिन एस्की टेबल को स्टार्ट हम क्लिप नंबर 4 से करेंगे और यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 3 एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।